बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काशी आइलर इक्वेशन। लास्ट लेक्चर्स में हमने काशी आइलर इक्वेशन जो हमने पढ़ लिया वो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हमने पढ़ लिया। आज हम जाएंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की तरफ और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे किसके ज़रिए, काशी आइलर इक्वेशन के ज़रिए। तो वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया होमोजीनियस इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पर हम पार्टिकुलर इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ, इसके बाद हम आगे जाएंगे। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया कि हमारे पास काशी आइलर इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन किस फॉर्म में होता है, इसका सोल्यूशन इसी फॉर्म में हमारे पास होता है होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लिखा है, लेकिन इस पर कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ पर पढ़ लिया है कि ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन इसका जो होता है वो होमोजीनियस का होता है, वो इसी फॉर्म में हमारे पास बना होता है। यानी इसको हम कम्प्लीमेंट सोल्यूशन कहते हैं। और कम्प्लीमेंट सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक y1 के साथ यानी c1 और y1 होता है और दूसरा c1 c2 y2 होता है। इस तरह अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर इक्वेशन का होता है तो फिर थर्ड ऑर्डर के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हम तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे और इस तरह हमने जो केसेस पढ़े थे इसके ज़रिए ही सोल्यूशन लिखेंगे। आज हम जाएंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की तरफ। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास किसी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में इसी फॉर्म में आ जाए, यानी इस फॉर्म में आ जाए जहाँ पर हमारे पास ये ज़ीरो नहीं होता, यहाँ पर जो सोल्यूशन होता है लास्ट में वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बन जाता है। और कैसे सोल्व करेंगे तो आज मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में दो सोल्यूशन फाइंड करेंगे, एक कम्प्लीमेंट सोल्यूशन और दूसरा पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। कम्प्लीमेंट सोल्यूशन क्या होता है, द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वाई सी, जो इस फॉर्म में होता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया कि y1 जो होता है वो हम x फॉर्म में लिखते हैं। अगर डिस्टेंस पॉइंट आ जाए तो मैंने केसेस बताए हैं लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन इस फॉर्म में होता है कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कम्बिनेशन होता है इसी को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और इसका जनरल सोल्यूशन नॉन होमोजीनियस का जो होता है वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का होता है और दूसरा पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है। कैसे फाइंड करेंगे, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो डायरेक्टली आपके साथ जो दिया गया है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया गया है, लेकिन पार्टिकुलर के लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पार्टिकुलर का जो असल सोल्यूशन होता है वो इसी फॉर्म में होता है, y फी इक्वल टू u1 y1। वहाँ पर c1 था तो यहाँ पर u1 रिप्लेस करेंगे, तो ये u1 u2 u3 अप टू un, और इस तरह y1 अपनी जगह पर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है। यहाँ पर पार्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास इसी फॉर्म में ये u1 को इस तरह फाइंड करेंगे। कैसे, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास रॉन्स्कियन मेथड के ज़रिए सोल्व करेंगे। तो u1 कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास ये इंटीग्रल होता है u2 का y2 इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई w। ये कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ, समझ गए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u1 ऑफ डैश इक्वल टू w1 डिवाइड बाई w। और w क्या है, तो w यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ w1 क्या है, w3 क्या है, इस तरह जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये याद रखना कि W हमारे पास जो यूज होता है वो रॉन्स्कियन से बना हुआ है। तो रॉन्स्कियन क्या बताता है, रॉन्स्कियन बताता है कि हमारे पास अगर u1 u2 अप टू un हमारे पास इस तरह कोई नंबर है, नंबर मीन हमारे पास जो c1 था इसको हम u1 से रिप्लेस करेंगे, लेकिन u1 की अपनी वैल्यू होनी चाहिए। वहाँ पर आप लिखते थे c1 और c2। यहाँ पर u1 और u2 कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले u1 और u2 को फाइंड करेंगे, इसके बाद आप सोल्यूशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो u1 कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूँ, और w कैसे फाइंड करेंगे,
तो W इसके बराबर होता है। अगर W1 किसके बराबर होगा, तो W1 हमारे पास इसको अगर रिप्लेस करें, यानी y1 है और y1 डैश है, तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ 0 ओवर एफ ऑफ एक्स से, और ये y2 और y2 डैश अपनी जगह पर लगा दूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास W1 बन जाता है। कैसे, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारे पास क्रेमर मेथड हम यूज़ करते हैं। कौन सा वाला, क्रेमर मेथड। तो अगर आपको कोई कहे कि ये हम W1 W2 क्यों फाइंड करते हैं, तो ये याद रखना कि W1 W2 इसलिए फाइंड करते हैं कि हमारे पास अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए जहाँ पर हम U1 और U2 फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। जिस तरह आप क्रेमर मेथड में लिखते थे ना कि हमारे पास x डिवाइड बाय W या x डिवाइड बाय कोई वैल्यू लिखते थे, या डिटर्मिनेंट आप लिखते थे, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट हम यूज़ नहीं करते, आप वहाँ पर लिखते थे A1 डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, आप वहाँ पर ऐसे लिखते थे ना, तो यहाँ पर हम इसको W से डिनोट करेंगे और W1 की वैल्यू मैंने आपको बता दिया। और 0 एफ ऑफ एक्स कैसे कहाँ से आ गया, तो ये 0 जो है ये हमारे पास वो होमोजीनियस इक्वेशन का होता है और दूसरा नॉन होमोजीनियस का होता है। और W2 और W2 डैश क्या है, तो ये दोनों, ये y1 और y और y1 और y2 ये सारे क्या है, तो ये हमारे पास जो गिवन वैल्यू होते हैं जो हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से फाइंड करते हैं, वो हमारे पास ये होते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसका हम ऐसी फॉर्म में लिख लें, तो कई बुक्स में ऐसे लिखते हैं y1 इंटू y2 डैश और माइनस y2 इंटू y1 डैश, तो कई बुक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों सही है, आप जो चाहते हैं तो लिखना, समझ गए। इस तरह आप कहते हो कि U1 के कहाँ से आया, तो ये हम ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास एक 0 हो गया तो माइनस y2 और एफ ऑफ एक्स रह गया और डिवाइड बाय W हमारे पास इसका जो इक्वेशन बना होता है, तो W इससे आता है। ये बात याद रखना, इस पर कंफ्यूज मत होना, समझ गए। तो ये वही है और यहाँ से हम फाइंड करते हैं। इस तरह W2 कैसे लिखेंगे, तो W2 मैंने आपको बताया कि ये पहला वाला रो अपनी जगह पर लगाएंगे, ये पहला वाला कॉलम, तो y1 और y1 डैश अपनी जगह पर और ये 0 और एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, समझ गए। अब हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर मैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज़ करूँगा और वही तरीका अप्लाई करूँगा, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करूँगा और पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करूँगा। लेकिन आपको ये बात होनी चाहिए कि हम सबसे पहले इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाएंगे, यानी ये इक्वेशन ये सारा लिखेंगे सेकंड ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर 0 लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसको 0 बनाऊँगा। कैसे, तो ये वाला पार्ट अपनी जगह पर लिखना और इक्वल टू 0 लिखना, समझ गए। तो यहाँ पर मैंने ये सारा लिखा है कि नॉन होमोजीनियस को फाइंड करने के लिए हमें कम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर सोल्यूशन की ज़रूरत होगी। कम्प्लीमेंट्री के लिए हम ये लिखेंगे और नॉन कम्प्लीमेंट्री यानी हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन के मैंने आपको बता दिया। अब YC हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर है, तो इस सेकंड ऑर्डर के लिए हम ये लिखेंगे, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं Y को फाइंड करूँगा और मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन सबसे पहला सोल्यूशन हमारा होगा और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा। तो कम्प्लीमेंट्री आपने बहुत ही प्रैक्टिस के ज़रिए आप सोल्व करने आ रहे हैं, तो वही तरीका करेंगे जो सबसे पहले हमने कर दिया कि y इक्वल टू एक्स पावर m करेंगे, फिर डैश लेंगे, फिर दूसरा डैश लेंगे। इसके बाद हम जब डेरिवेटिव और डबल लेंगे तो वहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पर पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, y डबल डैश का अपना वैल्यू, 3 अपनी जगह पर, x अपनी जगह पर और y डैश का वैल्यू और y वैल्यू लगाएंगे और इक्वल टू 0 लगाएंगे, समझ गए। तो मैंने वही तरीका अप्लाई कर दिया जो लास्ट क्वेश्चन में हमने अप्लाई कर दी। अब हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास कॉशी आइलर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर 1 है, 0 है, एक्स पावर 0 है। तो क्या आप खुद से देख सकते हैं ना कि ये हमारे पास क्या है, वो वही इक्वेशन बन गया है। तो इसका हम अगर डायरेक्टली एक्स पावर m कॉमन ले लें, तो मैंने एक्स पावर m वही तरीका कर दिया है जो हमने लास्ट लेक्चर में कर दिया।
अब यहाँ पर अगर मैं x पावर m यहाँ पर भी रह जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉमन लेता हूँ। कॉमन करके मेरे पास ये आ गया m स्क्वायर माइनस m माइनस 3m प्लस m। तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर दो तो माइनस 4m आ जाएगा और यहाँ पर मैंने वही फैक्टराइजेशन रूल अप्लाई कर दी और m माइनस 1 और m माइनस 3 आ गया। अब हम इसका जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है वो इसी फॉर्म में लिखेंगे और आप खुद से देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए c1 इंटू एक्स प्लस c2 इंटू एक्स क्यूब लिखेंगे। x हमारे पास यहाँ पर पावर आ गया। अब क्या करेंगे, नॉन होमोजीनियस फाइंड करेंगे। तो नॉन होमोजीनियस के लिए हम पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन को कैसे फॉर्म में लिखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन का सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी फॉर्म में, तो इसी फॉर्म में हम सबसे पहले लिखेंगे y डबल डैश प्लस p ऑफ x इंटू y डैश और प्लस हमारे पास यहाँ पर q आ जाएगा और यहाँ पर x फॉर्म में और y इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में जब हम लिखे यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर हम क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये f ऑफ x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, इसलिए हम f ऑफ x लिखते हैं। समझ गए, अगर होमोजीनियस होता तो 0 लिखते हैं। समझ गए। यहाँ पर हम इसे फॉर्म में लगाएंगे तो यहाँ पर आप खुद से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर मौजूद है। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर मौजूद होता तो हम इस पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर पर डिवाइड कर दो तो यहाँ पर भी डिवाइड होगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए हैं तो y डबल डैश प्लस p ऑफ x आ गया डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इस पर कुछ पर नहीं पड़ता, y डैश आ गया और प्लस q ऑफ x आ गया और y अपनी जगह पर आ जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर और f ऑफ x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर में इसको एक नाम देता हूँ g ऑफ x। समझ गए। तो ये बात याद रखना कि हम सबसे पहले इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई पावर x रह जाएगा और सारे इसी फॉर्म में मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। अब देखें मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है और मैंने ये भी फाइंड कर दिया है। अब u1 डैश किसके बराबर होता है, w1 डिवाइड बाय w और u2 डैश किसके बराबर होता है, w2 डिवाइड बाय w। और आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको बता दिया कि वो पार्टिकुलर सोल्यूशन का जो असल फॉर्म होता है वो हमारे पास इसी फॉर्म में होता है। तो u1 हम फाइंड करेंगे और u2 का हमारा पास ये टारगेट है। तो सबसे पहले मैं इसको फाइंड करता हूँ, वही तरीका अप्लाई करूँगा। u1 हमारे पास किसके बराबर होता है, w1 डिवाइड बाय w और w किसके बराबर होता है, तो w मैंने आपको बता दिया है कि ये ऐसी फॉर्म में हम लिखेंगे y1 इंटू y1 डैश अबर y2 इंटू y2 डैश। तो इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। तो y1 किसके बराबर है आप खुद ही देख सकते हैं, y1 ये है, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ पे देखो और यहाँ पर y2 क्या है, एक्स क्यूब है। तो मैंने वही लिख लिया, समझ गए, एक्स क्यूब लिख लिया, एक्स लिख लिया। अब हम नीचे का ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लो तो क्या आ गया, 1 आ गया। इसका डेरिवेटिव ले लो तो 3x स्क्वायर आ गया, मैंने अपनी जगह पर लिख लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम वही तरीका अप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 3x क्यूब आ जाएगा और माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा इक्वल टू ये हमारे पास 2x स्क्वायर क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, w1 को फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले 0 लगाएंगे, फिर f ऑफ x लगाएंगे और यहाँ पर y2 लगाएंगे और y2 डैश लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 0 हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन का होता है और ये नॉन होमोजीनियस का होता है। और y2 क्या होता है, y2 वही दोनों होता है लास्ट में जो होते हैं। और मैंने ये क्रेमर रूल अप्लाई कर दी, तो मैंने ये फाइंड कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास रह जाएगा। क्यों, क्योंकि x 5 हो जाएगा और ये अपनी जगह पर दोनों आ जाएंगे। और माइनस क्यों आ गया, तो ये डिटरमिनेंट का है। अब यहाँ पर y1 की अपनी जगह वैल्यू पुट कर दो और w2 की अपनी जगह वैल्यू पुट कर दो और w की अपनी वैल्यू, तो तीनों की वैल्यू मैंने अपनी पुट कर दी। आप खुद ही देख सकते हैं मैंने इसकी वैल्यू अपनी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर भी अपनी वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा आप खुद ही देख सकते हैं।
तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर इससे क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, e⁴ आ जाएगा। अब u1 किसके बराबर होता है, तो u1 मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर डैश के और डेरिवेटिव को हम ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कर दो तो हमारे पास u1 बाकी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो u1 आ जाएगा, u1 आ जाएगा। इस तरह u2 का भी हम डेरिवेटिव ले लें। लेकिन सबसे पहले ये बात याद रखना कि जब इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि हम v1 करेंगे माइनस v2 करेंगे, इस तरह u डैश और प्लस u डबल डैश और v3 करेंगे। इस तरह मैंने आपको बताया है, ये ट्रिक है, याद रखना। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर ये ट्रिक भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायरेक्टली एक सिंपल ट्रिक ये भी है कि हमारे पास x² है और यहाँ पर e⁴x लिखना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव लेंगे ये वाला और इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर 0 हो जाता है और इस तरह एक e⁴x अपनी जगह पर आ जाएगा। अगर इसका डेरिवेटिव ले लो तो इस तरह आता है ये जाता है तो ये हमारे पास x² इंटू e⁴x आ गया। अगर यहाँ पर प्लस रह जाएगा, इस तरह ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इस तरह जाएगा तो ये हमारे पास इसके बाद 0 हो जाता है। ये बात याद रखना कि x² ex तो ये मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो x² ex आ जाएगा, इससे माइनस रह जाएगा तो 2 कांस्टेंट है 2 मैंने यहाँ लिख लिया और x e⁴x आ जाएगा। इस तरह तीसरा हमारे पास प्लस है तो जब ये लिखेंगे 2 e⁴x आ जाएगा। अब जब मैं इसको लिखूँगा ये तीनों आ गए तो मैंने यहाँ पर लिख ली। और लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखना कि हमने ये वाला इस तरह नहीं लिख लिया कि हमारे पास माइनस भी है तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस, सारे जो माइनस थे प्लस हो गए तो मैंने यह डायरेक्टली लिख लिया। अब u2 कैसे फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास e⁴x के बराबर आया है तो मैंने e⁴x की जगह इसका इंटीग्रल ले लिया तो वो e⁴x दोबारा आ गया। अब देखें मैंने डायरेक्टली u1 u2 पार्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने u1 भी फाइंड कर दी, u2 भी फाइंड कर दी तो यहाँ पर u1 की वैल्यू पुट कर दी, u2 की वैल्यू e⁴x है तो पुट कर दी और y1 किसके बराबर है x के और y2 x³ के तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। और यहाँ पर मैंने ये डायरेक्टली क्यों लिख लिया, क्योंकि हमारे पास ये एक ये वाला और एक ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे। अब हमारे पास असल फॉर्म किस में आ गया, y = yc + yp और ये हमारे पास yc का हो गया, ये yc पार्ट हो गया और ये yp हो गया। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।